स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों आज के वीडियो में आज हम 15 क्वेश्चंस करेंगे और उन 15 क्वेश्चंस के ही माध्यम से हम 30 या 35 या उसे अबाउ क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों ये वाला वीडियो आपके एसएससी, रेलवे, राजस्थान की उन वैकेंसियों में जिनमें इंडिया का जीके दे रखा हो, इंडिया का जीके सिलेबस में हो। पटवारी, एलडीसी और दिल्ली पुलिस की जो वर्तमान में 2 वैकेंसी आ रखी है, DRDO MTS की वैकेंसी आ रही है। काफ़ी वैकेंसियों में इंडिया का जीके जो है दे रखा है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा 15 क्वेश्चन। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे तूफानींदु कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद को तूफानींदु कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने क्या किया था कि जब 1893 में ये सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वहाँ पे विश्व धर्म महासभा की ओर से भारत का सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और भारत का जो वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुँचा था। ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्होंने वहाँ पे अपने भाषण की वजह से चर्चा में रहे और वहाँ की जो मीडिया है इनको तूफानींदु कहा। ये बात तो तूफानींदु की हो गई। मैं आपको और बताता हूँ इसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जो ये स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद जी की उपाधि दे रखी है, ये उपाधि जो है खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दी गई। और ये उपाधि से पहले संन्यास ग्रहण करने से पहले इनका नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। और इसी जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ से 12 जनवरी के अलावा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई स्वामी विवेकानंद जी की। बात करता हूँ मैं महात्मा गांधी जी की। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इसमें जो 1863 ये ईस्वी थी, 93 इस ईस्वी में महात्मा गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए। आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए। और महात्मा गांधी जी ने बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वहाँ पे 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब इस बैंक की स्थापना की गई थी तो 5 करोड़ की अधिकृत राशि के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। और आपको 2 बातें और याद रखनी है। जो इसका प्रथम गवर्नर था सर ओस्बर्न स्मिथ। इस बैंक का जो प्रथम गवर्नर बने थे सर ओस्बर्न स्मिथ। और जो इस बैंक का जो प्रथम भारतीय गवर्नर था स्वतंत्रता के बाद में, ये जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था CD देशमुख। ये 1993 में इन्होंने पद संभाला था और करीबन 1949 तक इन्होंने रहा इनका कार्यकाल CD देशमुख जी का। और वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आपको बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं। बौद्ध संगति बौद्ध धर्म के जो सभाएं होती थी वो है, और बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और जो चौथी बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। आपको इस प्रकार से याद रखना है। और जो प्रथम बौद्ध संगति थी इसको कौन से स्थान पे आयोजित किया गया था? इसको आयोजित किया गया था राजगृह में। ठीक है,
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माँ कश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो जैन धर्म है उसकी 2 संगतियाँ हुई थी और बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ है वो 4 संगतियाँ हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और इस वंश के बारे में आपको इतना याद रखना है, इसका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था। पानीपत के युद्ध में मारा गया था। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पानीपत का युद्ध हुआ 1526 और उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था बाबर के साथ युद्ध करते हुए। उसके बाद बाबर विजय होने के बाद में दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इतना याद रखना आपको। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, आपको इतना से याद रखना है। और जो जलालुद्दीन खिलजी है, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। एक आपको याद रखना है पाल वंश की स्थापना किसने की थी? एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, हमको आते हुए भी हमारे से गलत हो जाता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन में आपको धर्मपाल भी दे देगा ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। दोनों में पाल आएगा, धर्मपाल और गोपाल। आपको कन्फ्यूज नहीं होना। पाल मतलब पालना समझना, आपको ऐसे आपके माइंड इमेज बनानी है। पालना मतलब पालना, पालन पोषण करना। गोपाल किनका पालन पोषण करता था? गायों का। इस प्रकार से आपको माइंड इमेज बना लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, किसी शासक का स्वर्णकाल कब कहा जाता है? जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकास होता है। किस चीज़ के बारे में विकास हो रहा है? तो जहांगीर के काल में चित्रकला को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई। तो इसी वजह से जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और आपको याद रखना है, इसके अलावा अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? जो अकबर का शासनकाल था वहाँ पे हिंदी साहित्य का ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, हिंदी साहित्य को महत्व दिया गया, तो हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और शाहजहाँ ने स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो शाहजहाँ के काल को क्या कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, जिनका काल 1526 से पानीपत के युद्ध के बाद 1526 से 1530 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति, महान क्रांति का केंद्र बरेली से किस भारतीय नायक ने मोर्चा संभाला था? दोस्तों, जहाँ जहाँ पर क्रांति हुई वहाँ से मोर्चा संभालने के लिए भारतीय क्रांति के महान नायक 1857 की जो क्रांति थी, इसके जो नायक थे, अलग अलग नायक रहे। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई रही। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा खान बहादुर खां। ठीक है, और लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से संभाला था मोर्चा। और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से संभाला था। और अजीमुल्ला ने संभाला था फतेहपुर से। इस प्रकार से आपको याद रखना है। छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर बरेली पूछ लेता है आपसे, तो बरेली से आपको क्या याद रखना है? जैसे आपने गाना सुना होगा, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। तो इस गाने में झुमका तो गिर गया, तो अब झुमका कौन उठा सकता है? झुमका कौन उठाएगा? जो बहादुर होगा। कौन उठाएगा? जो बहादुर होगा। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हो और ये आपके माइंड में क्लिक कर गया, बरेली का गाना, या जो बरेली का जो गाना है, बरेली पे झुमका गिरा रे, वो गाना आपके माइंड में क्लिक कर गया और ये ऑप्शन में आपको दिख गया, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ मैं लियाकत अली से। दोस्तों, ली में यहाँ से ई का जो आवाज़ निकल रही है, ई की आवाज़ निकल रही है, यहाँ से भी ई की निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इलाहाबाद हो जाएगा। और अजीमुल्ला फतेहपुर से, रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी, आपको सभी को याद है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वाली नदी। जो कांगो नदी है, ये कांगो या जारी नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक
ठीक है, थोड़ा शेप गलत बन गया तो याद, ये आपके जो 0 डिग्री है इधर से, ये होती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और जस्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे होती है कर्क रेखा, और जस्ट इसके नीचे होती है मकर रेखा। ठीक है, आपको याद रखना है 3 रेखाएं होती है। तो इनमें क्या होगा, जो ऊपर वाली रेखा है, इस रेखा को, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, और ये नदी है आपकी मकर जो रेखा है इसको काटती है लिम्पोपो नदी 2 बार, और कांगो और जारी जो नदी है इस नदी को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है नदी। ठीक है, और मिसिसिपी मिसूरी जो नदी है, ये अपने जो जितनी भी नदी है संसार में, विश्व में, उनका सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का पेरिस उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? पूर्व का पेरिस उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन में ये से पूछ सकता है, भारत का पेरिस उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सही आंसर होगा जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयपुर। और मैं आपको बता दूं, कोच्चि को कहते हैं पूर्व का वेनिस, कोच्चि को कहते हैं पूर्व का वेनिस, और बेंगलुरु को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शहर। बेंगलुरु क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है पानीपत को किस शहर के किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा इसका सही आंसर होगा। भारत और चीन की सीमा किस रेखा के नाम से जानी जाती है? मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, और इसका संदर्भ अगर भारत से देखें तो अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। और रेड क्लिफ रेखा को सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान। और जो डूरंट रेखा है, ये इसका संबंध पहले भारत और पाकिस्तान, इसका वर्तमान में जो संबंध है, इसका संबंध है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा का संबंध कहाँ से है? भारत और चीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एससीसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1936। एसएससी में कभी ऐसा काफ़ी बार पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन ऐसे उठा कर ही। ये एससीसी जो सीमेंट कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1936। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका फैक्ट आपको याद रखना है 1936। इस क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में बारी बारी पूछा जाता है, हर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या रखना है? 1978। ये हुआ था 1978 में। दोस्तों ये संविधान संशोधन में क्या हुआ था? संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, इसको हटा दिया गया था। और इस क्वेश्चन में आपको बता दूं मैं 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये दोनों संविधान संशोधन, आपको याद रखने। इनमें जितने भी संशोधन हुए 42 और 44 में, आपका हर फैक्ट, हर एक लाइन की याद होनी चाहिए। दोस्तों एक अलग से वीडियो लाऊंगा मैं 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन के ऊपर, ताकि इनका हम डीपली अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं या मिनी संविधान कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा विवाद में रहा था, सबसे ज़्यादा विवाद में रहा था। और इसमें काफ़ी, इसमें जो संविधान की प्रस्तावना उसमें भी संशोधन किया गया था, नए शब्द जोड़े गए थे, और काफ़ी ज़्यादा इसमें संशोधन हुआ था और विवाद में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाका जो शोल्डर मिश्र धातु किन किन धातु से मिलकर बनती है? जो टाका जो धातु होती है अपनी, जो 2 वायर्स को जोड़ने में काम में आती है, टाका लगाने में काम में आती है, वो मिश्र धातु होती है। किन किन धातु से मिलकर बनती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा SN और PB, SN और PB। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसको याद करने की ट्रिक, इसमें आपको याद रखना है संस्कृत लेडी टाका लगाती है। एसकन संस्कृत क्या हो जाएगा? टीन हो जाएगा, और PB से लेड बनता है तो लेडी हो जाएगा। संस्कृत लेडी टाका लगाती है, आपको याद रखना है। और मैं आपको बताऊँ इसमें दूसरा ऑप्शन है अपने पास, कॉपर और जिंक का जो दूसरा ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए इनसे, इस ऑप्शन मतलब ये कॉपर और जिंक क्या मिलकर बनाते हैं। तो ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पीतल जो होता है अपने, पीतल जो होता है
तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। इसमें कॉपर की जो मात्रा होती है 70% होती है और 30% जिंक की होती है। और जो कॉपर टिन है इससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। ठीक है, इसमें भी कॉपर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, 90% के लमसम इसमें कॉपर की मात्रा होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा डायोप्टर। दोस्तों लेंस की क्षमता डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, 1/f, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है। इतना याद आपको रखना है। और जो न्यूटन होता है ये न्यूटन है बल का, किसका है, बल का, और इसे कैपिटल N से लिखते हैं। और जूल ये ऊर्जा का है, ऊर्जा का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक जूल, जिसे कैपिटल J से लिखते हैं। और एम्पियर ये धारा का मात्रक है, जिसे कैपिटल A से लिखते हैं। और डायोप्टर को D से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच हेतु किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों एड्स की बीमारी के लिए इसकी जो एलिसा टेस्ट है ये एड्स की बीमारी के लिए जांच किया जाता है इस बीमारी हेतु। और मैं आपको बता दूं इस ऑप्शन का सही आंसर तो एड्स होगा, लेकिन जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन आपके लिए वायरल बीमारी है, मतलब कि वायरस से फैलने वाली बीमारी है, आपको याद रखना है। और कोरोना जो वर्तमान में चल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज से देखिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोविड-19 इसका जो WHO ने नाम दिया था और इसे महामारी घोषित किया था, तो वर्तमान में ये चल रही है, बहुत ज़्यादा संकट का समय है ये। दोस्तों आप घर पे ही रहिए, घर पे रहकर ही पढ़ाई करिएगा, बाहर मत निकल के बिना काम से। तो दोस्तों आप कोरोना को रोकने में थोड़ी मदद करिएगा, अपने आप ही हर एक नागरिक जुड़ेगा तभी इसके कोरोना से हम कोरोना को फैलने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोरोना के बारे में आपको अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोरोना से जो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है टोटल वो। और मैं आपको बता दूं पोलिया, दोस्तों ये पोलिया भी एक वायरल बीमारी है और इसे पोलिया मुक्त हो चुका है इंडिया अपना। दोस्तों ये 14 क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट का अपना क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, किस दिन विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है, किस दिन विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर 22 मार्च होगा। 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 21 जून को क्या बनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और आप हमें इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।